सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके विज्ञान विषय के अतलग उत्तरी प्रश्नों को, और इनको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। आपके सारे विषयों के बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपके पवन सीरीज के अतलग उत्तरी प्रश्नों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपके विज्ञान विषय के। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो यूग्लिना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। यही प्रश्न पूछता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है, कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा, 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूछता है 7 आवर्त है और 9 वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी कि ऐसे जंतु जो पौधे या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं, मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो पौधों को भी खाते हैं या जो अनाज भी खाते हैं, सब्जी फल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो ऐसे जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं और इसमें मनुष्य आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिथार्ज किसे कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पिरामिड किसे कहते हैं। तो पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। ठीक है, जैसे कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कुछ इस तरीके का होता है, आप सभी को पता है। और किस तरीके से पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो संख्या है वो घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से अलग अलग जीवों की संख्या के आधार पर, उनके जीव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर अलग अलग ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपघटनकर्ता का उदाहरण दीजिए। तो अपघटनकर्ता में जीवाणु, कवक होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को फिर से एक तरीके से खाद बनाने का काम करते हैं, और फिर से वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट की सफाई हो जाती है। ठीक है, या पर्यावरण की सफाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक उपभोक्ता में मेंढक आ जाएगा, क्योंकि मेंढक कीड़ों को खाता है, कीड़े घास को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो देखिए, उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे कि मेंढक हुआ, टिड्डा हुआ, खरगोश हुआ, सांप हुआ। ये सब उपभोक्ता आएंगे। वो अलग अलग उपभोक्ता, ये अलग बात है, लेकिन ये सब उपभोक्ता ही है। और उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे हैं सभी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो नाम बताइए। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ का व्याप्त आवरण। हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही क्या है, पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो एजी टांसले ने 1935 में किया था। और ये प्रश्न बार बार पूछता है, ये ऑलरेडी आपके यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैविक घटक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए।
तो पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। तो दोस्तों देखिए, पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, आपने देख लिए। तो जैविक घटक जो होते हैं इसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं। तो सजीव में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, जो आसपास जंतु होते हैं, जीव जंतु जानवर हैं, वे सभी क्या हैं? पारितंत्र के घटक ही होते हैं, जिसमें सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब अजैविक घटक क्या होते हैं? तो पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव चीजें आती हैं वे अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि पिता का RH प्लस हो, जो रक्त है पिता का ब्लड वो RH प्लस हो तथा माता का RH माइनस हो, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, खनिज किसे कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC के कार्य बताइए। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण भी करते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं WBC। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता रोग होता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन लाल रुधिर कणिका में होता है एवं एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं है तथा सभी रुधिर वर्गों को यह रक्त दे सकता है। ठीक है, जो रुधिर वर्ग ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ये सभी को अपना जो रक्त है वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, यानी कि जो ए बी है ये सर्वग्राही होता है, सभी रक्त वर्गों से ये रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो जैविक घटक है, जो जीव जंतु हैं, इनको 3 भागों में। तो देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो उत्पादक में पेड़ पौधे, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि बकरी, खरगोश, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में अगर हम आ जाएं तो मेढक, फिर तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएं तो सांप, ये सब हैं। और अपघटनकर्ता जैसे कि जो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सब अपघटनकर्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा शैवाल आदि। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक आदि। क्वेश्चन नंबर 30 है, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि शेर, सांप आदि। क्वेश्चन नंबर 31 है, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हीमोग्लोबिन क्या है? इसके कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन वह रंजक पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। तो धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि सिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो धमनी होती है ये रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि जो सिरा होती है ये अंगों से हृदय में क्या करती है? रक्त को लाती है। धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर।
जबकि सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस सिरा को छोड़ करके। ठीक है, धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है जबकि सिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। सबसे भारी धातु का नाम बताइए। ऑस्मियम। ये भी बहुत पूछता है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, इन सब के जो तार होते हैं उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है विद्युत का, वो होता है चांदी। और इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है तांबा। तो चांदी बहुत महंगी होती है, तो चांदी के तार तो हम कहीं देखते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमको तांबे के तार घर में लगे हुए दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए, लेकिन कभी भी प्रतिरोध को आप 0 नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, इसीलिए यहाँ पर आदर्श अमीटर की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 है, चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबक के गुण बताइए। तो पहला है, चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। फिर है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। फिर इसके बाद है, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम के, यानी कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर के, जहां पर V वोल्टेज, I विद्युत धारा एम्पियर में और R प्रतिरोध ओम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का 120 या 127 दिन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और रुधिर प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आरबीसी या लाल रुधिराणु के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना और रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी, सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक, तो उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। अब इनको हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जो पहले होते हैं ये शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब इन शाकाहारियों को जो खाते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता में जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खाते हैं वो सर्वाहारी। तो तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर आपको आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों का राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है सिक्स अकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब के बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू सो मच।